हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं 1 रुपए की डकैती का नेक्स्ट एपिसोड। सर, अजीत मलिक ने कहा, मैंने उसका पीछा किया, लेकिन उसे अपना पीछा किए जाने का आभास हो गया था। वह मुझे धोखा देकर निकल भागा। मीर सिंह चावला के होठों पर जहरीली मुस्कान दहक उठी। काफी चालाक था वह। जी, तुम्हें उसके धोखे में नहीं आना चाहिए था। लापरवाही करने लगे हो आजकल। सर, वो मुझे सफाई में कुछ नहीं सुनना। मीर सिंह ने हाथ उठाकर सख्त स्वर में कहा, सब गार्ड्स को कह दो कि अगर वह दोबारा नजर में आए तो पकड़ लिया जाए। लेकिन वह आएगा नहीं। क्यों सर? क्योंकि उसमें इतना तो ज्ञान होगा कि देवराज चौहान के साथ गड़बड़ हो रही है, तभी तो उसका पीछा किया गया। मीर सिंह ने एक एक शब्द चबाकर कहा, लेकिन एक बात उसे इस तरफ खींच सकती है कि देवराज चौहान को यह बताने के लिए कि वह खतरे में है। यस सर। आने वाली फोन कॉल्स पर नजर रखो। देवराज चौहान को आगाह करने के लिए वह फोन द्वारा चेष्टा कर सकता है कि शायद बंगले में काम करते समय गलती से वह फोन उठा ले। यस सर। मीर सिंह चावला के चेहरे पर सख्ती नाच रही थी। मेरे ख्याल में अब यह खेल ज्यादा लंबा नहीं चलने का। मीर सिंह की आवाज में खूंखारता आ गई थी। क्यों सर? देवराज चौहान का साथी पीपे में सामान देने के बहाने तिजोरी खोलने के औजार दे गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि उस तिजोरी को खोल पाना आसान नहीं। तिजोरी के चाबी वाले ताले को किसी प्रकार खोल भी लिया जाए तो कॉम्बिनेशन के नंबर सेट नहीं किए जा सकते। बहुत कठिन है उसे खोलना। मीर सिंह चावला ने पूर्ववत लहजे में कहा, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि वह तिजोरी खोल पाता है या नहीं। चिंता तो मुझे औजारों के साथ आए रिवॉल्वर की है। वह रिवॉल्वर कभी भी मेरे लिए खतरे का बायस बन सकती है, मेरी मौत का कारण बन सकती है। लेकिन सर, यह क्या जरूरी है कि औजारों के साथ रिवॉल्वर भी हो सकता है कि मलिक। मीर सिंह ने सख्त निगाहों से उसे देखा। इस वक्त देवराज चौहान को जितनी जरूरत तिजोरी खोलने के लिए औजारों की है, उतनी ही जरूरत उसे रिवॉल्वर की भी है। देवराज चौहान को अच्छी तरह इस बात का एहसास होगा कि तिजोरी खोलने के दौरान कहीं फंस गया, तब रिवॉल्वर ही काम आएगी। अजीत मलिक खामोश रहा। अब मैं इस खेल को खत्म करना चाहता हूँ, जैसा आप कहें। मीर सिंह जब खेल खत्म करता है तो उसका अंदाज भी कुछ और ही होता है। मीर सिंह ने कड़वे स्वर में कहा, मैं नहीं चाहता कि देवराज चौहान उस वक्त तक इंतजार करे जब मैं बाहर जाऊं। मैं आज ही बाहर चला जाता हूँ, देवराज चौहान को दिखाने के लिए। समझे मलिक? जी, समझ गया। देवराज चौहान को रंगे हाथों पकड़ने का लुत्फ भी कुछ और होगा। कहने के साथ ही मीर सिंह चावला हौले से वहशी हंसी हंस पड़ा। मीर सिंह को बेवकूफ समझता है, गधा कहीं का। देवराज चौहान महसूस कर चुका था कि वह जाल में फंस चुका है। अब धीमी गति से चलने का कोई मतलब नहीं था। जो कुछ भी करना था अब उसे फौरन करना चाहिए। देर होना उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। मीर सिंह कभी भी उसके सामने खुलकर आ सकता था। रिवॉल्वर और तिजोरी खोलने के औजार उसके कपड़ों में छिप चुके थे। बदन पर कमीज और पैंट थी। कमीज पैंट से बाहर थी ताकि पैंट में छिपा रखा सामान किसी को नजर ना आ सके। देवराज चौहान आज पूरी तरह हरकत में आने का फैसला कर चुका था। तिजोरी को खोलने का फैसला कर चुका था। इस समय शाम के 8 बज रहे थे। बाहर अंधेरा घिर चुका था। तभी धन्नो ने भीतर प्रवेश किया। क्या हाल है रे? धन्नो दाएं हाथ में चुन्नी पकड़कर हिलाते हुए बोली। देवराज चौहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। कैसी लग रही हूं मैं? धन्नो ने इटला कर कहा। अच्छी। देवराज चौहान ने संक्षिप्त जवाब दिया। सिर्फ अच्छी? धन्नो इटलाई। बहुत अच्छी। यह बात हुई ना रे? धन्नो ने शर्मा कर कहा। तू कितना भला है। तुम्हें तो इस समय किचन में होना चाहिए था इस वक्त। आज फिर छुट्टी। मालिक का किसी के यहाँ डिनर है। आज का खाना लक्ष्मण, मुरली और कन्हैया के हवाले है। वे ही बनाएंगे। हाँ, मैं तो खास तौर से मालिक का खाना ही बनाती हूँ। मालिक को धन्नो के हाथ का खाना ना मिले तो उनका पेट नहीं भरता। क्या करूं, धन्नो खाना बनाती ही ऐसा है। मैं ठीक कह रही हूँ ना प्यारे पाल? माँ से कह देना कि धन्नो का खाना खाकर। मालिक गए? हाँ, अभी अभी गए हैं। डिनर से पहले पीने का प्रोग्राम है। मतलब कि उनकी वापसी होगी आधी रात को, वह भी नशे की हालत में। जवाब में देवराज चौहान हौले से मुस्कुरा दिया। तुम्हारा खाना कुछ देर बाद आएगा पाल। धन्नो खुद लेकर आएगी तुम्हारा खाना। धन्नो मुस्कुराई। अमूल का ढेर सारा देसी घी डालूंगी खाने में। मैं जाऊं अब?
देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। कभी तो रुकने के लिए बैठने के लिए कह दिया कर रहे। धन्नो चंचल स्वर में क्या उठी। देवराज चौहान मुस्कुराया। अभी वक्त नहीं आया, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। एक बार कहकर तो देख। धन्नो चुन्नी हवा में लहराती हुई बोली, वह वक्त भी जल्दी आएगा। कहने के बाद धन्नो हंसी और पलट कर बाहर निकलती चली गई। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। उसकी सोचें मीर सिंह चावला के इर्द गिर्द घूम रही थी। मीर सिंह आज फिर बाहर गया था। अगर वह खेल खेल रहा है तो उसके लिए दाना फेंक गया है, बेडरूम खाली छोड़ गया है। हो सकता है उसकी सारी सोचें गलत हो, जगमोहन से गलती हुई हो, मीर सिंह उस पर शक न कर रहा हो। सच आज रात सामने आ ही जाएगा। अगर मीर सिंह कोई खेल खेल रहा है तो आज रात तिजोरी खोलते वक्त मीर सिंह वास्तव में उसके सामने आ जाएगा, क्योंकि बात जब तिजोरी खोलने तक पहुंच जाए तो वह चुप नहीं बैठा रह सकता। अगर मीर सिंह उसके बारे में कुछ नहीं जानता तो आज रात आराम से गुजर जाएगी। देवराज चौहान के होठ भींचे हुए थे, आंखों में सुर्ख शोले थे। वह दो तरफ से फंसा हुआ था। एक तरफ मीर सिंह था तो दूसरी तरफ उसके गार्ड। अगर वास्तव में मीर सिंह उसकी असलियत जान गया है तो। बापू, धन्नो ने क्वार्टर के भीतर प्रवेश करते हुए क्रोध भरे स्वर में कहा, तेरे को कल पाल से बात करनी थी मेरी शादी की, और तू घोड़े वाली पीकर घोड़े पर सवार। बनवारी सकपका उठा, फिर बोला, बेटी। बनवारी अपने सिर के बालों पर हाथ फेरता हुआ बोला, रिश्ते नाते जोड़ना बच्चों का खेल नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है, धीरे धीरे बात आगे बढ़ानी पड़ती है। और बापू, तेरी धीरे धीरे में तो धन्नो बूढ़ी हो जाएगी। हाँ, धन्नो ने मुंह बनाकर कहा, आज पाल खाली बैठा है, जाकर बात तय कर, और कल धन्नो के फेरे लगवा कर डोली पाल के क्वार्टर में भेज दे। यह मेरा मायका और बगल वाला क्वार्टर मेरा ससुराल। बनवारी सकपकाया, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? शादी के लिए तैयारियां भी तो करनी पड़ती है, कपड़े खरीदना पड़ेंगे। और देख बापू, धन्नो समझाने वाले अंदाज में बोली, कपड़े वगैरह बाद में तैयार होते रहेंगे। मेरे पास जो कपड़े हैं उन्हें पहनकर ही फेरे ले लूंगी। तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। पाल के पास जाकर मेरी शादी की बात कर। तेरे को नजर नहीं आता धन्नो अब जवान हो गई है? ठीक है, कर लूंगा बात। कर लूंगा नहीं, बात आज ही करनी है। अभी? अभी? हाँ अभी। नहीं तो धन्नो खाना नहीं खाएगी। हाँ, धन्नो ने मुंह बिचका कर कहा। ठीक है बेटी, अभी बात कराता हूँ। बनवारी उठते हुए बोला, बात नहीं करनी, उसके मुंह से हाँ निकलवानी है। कल शादी हो जानी चाहिए। अगर वह ना माना तो? तुमने उसके मुंह से हाँ निकलवानी ही है, यह धन्नो कहती है। सुना बापू, सुना। बनवारी ने भारी स्वर में कहा और बाहर निकलकर चंद कदम उठाने के पश्चात देवराज चौहान के क्वार्टर में प्रवेश कर गया। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठा कष्ट ले रहा था। क्या हाल है सुरेंद्रपाल? बनवारी गहरी सांस लेकर चारवाई पर बैठता हुआ बोला, ठीक हूँ, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। बेटे, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ, तू ही मुझे उस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है। देवराज चौहान ने बनवारी को देखा। बेटे पाल, धन्नो तेरे से शादी करना चाहती है। देवराज चौहान ने मन ही मन लंबी सांस ली। शादी ब्याह की बातें बड़े करते हैं, बच्चे नहीं। देवराज चौहान की आवाज स्थिर थी। मैं समझा नहीं। सप्ताह बाद मेरी माँ आ रही है, इस बारे में माँ से बात करना। बनवारी का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह फौरन उठते हुए बोला, यह बात ठीक कही तूने, बड़ी बातें हैं, बड़ों से ही होनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं तेरी माँ से बात कर लूंगा। कहते हुए बनवारी क्वार्टर से बाहर निकला और फिर अपने क्वार्टर में जा घुसा। धन्नो बेताबी से इंतजार कर रही थी। क्या हुआ बापू? वह कहता है हफ्ते भर में उसकी माँ गांव से आ रही है, शादी की बात वही करेगी। मतलब कि पाल को धन्नो के साथ शादी करने में कोई ऐतराज नहीं? धन्नो खुशी से उछल पड़ी। हाँ, उसे तो कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हाँ तो माँ ही करेगी। धन्नो खुशी से उछल पड़ी। पाल, मेरा दूल्हा। बनवारी ने गहरी सांस ली और बैठते हुए एक तरफ रखी घोड़े वाली उठा ली। नौकरों की निगाहों में मीर सिंह चावला जा चुका था, जबकि कार बिना मीर सिंह को लिए गई थी। मोहनलाल कार ड्राइव कर रहा था और 5 गनमैन कार में बैठकर गए थे। मोहन को मीर सिंह का सख्त निर्देश था कि उसकी वापसी रात 2 बजे के बाद होनी चाहिए। असमंजस में तो सब थे, परंतु किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कुछ पूछ सके। बाकी वे 7 में से चार गनमैन गेट पर खड़े थे। 3 बंगले के गिर्द राउंड लगा रहे थे। मीर सिंह और अजित मलिक कंट्रोल रूम में बैठे थे। एक टीवी स्क्रीन को मीर सिंह के बेडरूम में सेट कर रखा था, जहां अंधेरा था, सिर्फ नाइट बल्ब भी ऑन था। इसलिए बेडरूम का नजारा बेहद धुंधला सा नजर आ रहा था, जबकि दूसरा टीवी बंगले के अन्य हिस्सों के दृश्य दर्शा रहा था। कंट्रोल रूम के मौजूदा 2 व्यक्ति अपने कमरे में बैठे थे।
मीर सिंह की एकटक निगाह स्क्रीन पर नजर आ रहे अपने बेडरूम पर थी। उसके होठ भिजे हुए थे, चेहरे पर सख्ती थी। रात के 10 बजने जा रहे थे। वहां छाई खामोशी को अजीत मलिक ने तोड़ा, जो दूसरी कुर्सी पर बैठा था। सर, यह भी तो हो सकता है कि आज रात देवराज चौहान कुछ करे ही ना। मीर सिंह के जबड़ों में कसाव बराबर बना रहा। या फिर देवराज चौहान को आज खबर ही ना मिली हो कि आप बंगले से बाहर चले गए हैं। उसे हर हाल में मालूम हो गया होगा। मीर सिंह ने सख्त स्वर में कहा, यहाँ देवराज चौहान आराम करने नहीं आया है, काम करने आया है। वह मेरे बारे में पूरी खबर रखता होगा कि कब मैं आ रहा हूँ और कब जा रहा हूँ। देवराज चौहान की बंद आंखों को भी बंद समझने की भूल मत कर बैठना। इसके कारनामे मैं बरसों से सुनता आ रहा हूँ। बहुत चालाक इंसान है यह। इसका रिकॉर्ड है कि अधिकतर डकैतियां ही करता है और सफल रहता है। पुलिस से आज तक बचा हुआ है। मैं देवराज चौहान की इज्जत करता हूँ, लेकिन यह मीर सिंह के घर डकैती करने आ गया, बस यही भूल इससे हो गई, जो कि इसकी जिंदगी की आखिरी भूल साबित होगी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अजीत मलिक कुछ ना कह सका। आज यह बेडरूम में तिजोरी खोलने जरूर आएगा। मीर सिंह ने भीचे दांतों से कहा, उस पीपे में लड्डू नहीं, तिजोरी खोलने वाले औजार थे, और हर हाल में रिवॉल्वर भी होगी। आप ठीक कह रहे हैं, मलिक के होठों से निकला। देवराज चौहान के पास रिवॉल्वर पहुंच चुकी है। किसी कारण मैं अब खेल को खत्म कर देना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में फंसा पाकर दो चार को शूट कर दे। मीर सिंह की आवाज में क्रूरता के भाव आ गए। ऐसा हो गया तो मामला संभालना कठिन हो जाएगा। एक तो अपने आदमी गए, ऊपर से पुलिस की हर तरह से तसल्ली करानी पड़ेगी कि जो हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। वरना कई पुलिस वाले तो पहले ही मुझसे खार खाए बैठे हैं कि मैं कानून के पंजे से क्यों बचा हुआ हूँ। वक्त बीतने लगा। मीर सिंह चावला और अजीत मलिक की निगाहें टीवी स्क्रीनों पर थी। सर, आपको भूख लगी हो तो खाने के लिए। नहीं, मीर सिंह ने उसकी बात काटी। विस्की की बोतल और ग्लास ले आओ। जी, कहने के साथ ही मलिक उठा और बाहर निकल गया। अजीत मलिक विस्की की बोतल और ग्लास के साथ वापस आया। उसने पैक बनाकर मीर सिंह को दिया और दरवाजा फिर बंद हो गया। मीर सिंह चावला के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान नाच उठी। सर, मलिक जल्दी से बोला, वह आ गया लगता है। अगले ही पल टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे बेडरूम में पेंसिल टॉर्च रोशन हुई। रोशनी का छोटा सा गोला घूमता हुआ अलमारी के उन पल्लों पर जाकर स्थिर हो गया जिसके भीतर तिजोरी थी और ऊपर किताबों की शेल्फ बनी हुई थी। मीर सिंह एकाएक कहर भरे स्वर में बोला, तिजोरी से कनेक्टेड अलार्म बंद है ना? यस सर, वह तो मैंने आपके कहने पर कल से ही बंद कर रखा है, मलिक ने फौरन कहा। रोशनी का छोटा सा दायरा पल्लों के पास आकर रुक गया था। फिर टीवी स्क्रीन पर पल्ले खुलते नजर आए। तिजोरी नजर आने लगी, क्योंकि तिजोरी के नीचे छोटे छोटे पहिए लगे थे। उसे खींचकर कहीं भी ले जाया जा सकता था। पेंसिल टॉर्च थामे व्यक्ति ने तिजोरी को खींचकर अलमारी के बाहर फर्श पर बिछे कालीन पर कर लिया। उसके बाद उस व्यक्ति ने पेंसिल टॉर्च को अपने दांतों में दबाया और कुछ पलों उपरांत रोशनी के दायरे में दो हाथ नजर आने लगे। हाथ में पतली सी कोई तार थी जिसे चाबी के होल में डालकर खास अंदाज में हिलाया जाने लगा था। मीर सिंह के होठों से क्रूरता भरी छोटी सी हंसी निकली। एक ही सांस में उसने गिलास खाली कर दिया। मलिक, मैं तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूँ। इन 2 मिनटों में 3 गनमैन लेकर बेडरूम में जाओ और देवराज चौहान को घेरे में ले लो। अगर कोई गड़बड़ करे तो बेशक शूट कर देना। मीर सिंह की आवाज में वहशियाना भाव थे। यस सर, कहते हुए अजीत मलिक उठा और बाहर निकल गया। मीर सिंह चावला के चेहरे पर खतरनाक भाव नाच रहे थे। उसने डैशबोर्ड पर लगा एक बटन दबाया और छोटा सा माइक उठाकर टीवी स्क्रीन को देखते हुए सख्त स्वर में बोला, देवराज चौहान। तिजोरी खोलने की कोशिश में लगा। देवराज चौहान चौंका। आवाज स्पष्ट उसके कानों में पड़ी थी। चौंकना तो तुम्हें था ही, क्योंकि जब कोई खेल में हारता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब वो हताश हो जाता है, और तुम्हारा वह वक्त आ चुका है। लाइट जलाओ। बाईं तरफ की दीवार पर स्विच बोर्ड है। तिजोरी के पास बैठा देवराज चौहान खड़ा हो गया, पेंसिल टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ा और दीवार पर लगे स्विच बोर्ड के सारे बटन ऑन कर दिए। मीर सिंह का बेडरूम रोशनी से जगमगा उठा। साथ ही मीर सिंह का ठहाका देवराज चौहान के कानों में पड़ा। देवराज चौहान का सपाट चेहरा कठोर हो चुका था। उसकी निगाह चारों ओर घूम रही थी। मुझे ढूंढ रहे हो? मीर सिंह ठहाका रोकते हुए कह उठा। हाँ,
देवराज चौहान ने स्थिर लहजे में कहा। देखने की चेष्टा कर रहा हूं कि अपने ही बिल में चूहा कहाँ छिपा हुआ है। मीर सिंह क्रूरता भरा ठहाका लगा उठा। शेर जब फंस जाता है तो इसी तरह दहाड़ता है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। देवराज चौहान जो कभी फंसा ना हो, वह फंस जाए तो ऐसा ही तो कहेगा। मजा आ रहा है ना देवराज चौहान? मीर सिंह की निगाह बराबर टीवी स्क्रीन पर थी। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे देवराज चौहान के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं फंस गया? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा अपने फंसने का? मीर सिंह हंसा। अभी आता है। वैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिसे कोई बांध ना सका, आज उसे मैंने गर्दन से पकड़ लिया। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान नाच रही थी। तुम्हारे पास हथियार है? हाँ, कहते हुए देवराज चौहान ने अपने कपड़ों से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। गुड। अब अच्छा यही होगा कि रिवॉल्वर को दूर फेंक दो। मेरे गनमैन तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर देखकर गलतफहमी में वह तुम्हें गोलियों से भी भून सकते हैं। देवराज चौहान ने बिना कुछ कहे रिवॉल्वर दूर उछाल दी। समझदार हो। मीर सिंह पुनः हंसा। बहुत ज्यादा समझदार हो। ठीक कहते हो मीर सिंह। देवराज चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद मैं समझदार ही हूं। तभी दरवाजा खुला और अजीत मलिक ने 3 गनमैनों के साथ भीतर प्रवेश किया। चारों के चेहरों पर दरिंदगी बरस रही थी। देवराज चौहान अपनी जगह पर खड़ा रहा। मीर सिंह ने टीवी पर नजर आ रहे नजारे को देखते हुए कहा, यह कोई हरकत करने की चेष्टा करे तो शूट कर देना। कहने के साथ ही मीर सिंह ने माइक रखा और स्विच ऑफ करके कंट्रोल रूम से बाहर आ गया। चेहरे पर वहशियाना मुस्कान नाच रही थी। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठा था। 2 गनमैन पीछे की तरफ से उसके सिर पर खड़े थे और अजीत मलिक एक गनमैन के साथ सामने की तरफ 5 कदम दूरी पर मौजूद था। देवराज चौहान का चेहरा सपाट था। तभी मीर सिंह चावला ने भीतर प्रवेश किया। कैसे हो देवराज चौहान? मीर सिंह हंसते हुए कह उठा। अच्छा हूं, देवराज चौहान ने स्थिर लहजे में कहा। फंदे में फंसकर कैसा लग रहा है? मीर सिंह कुर्सी पर बैठते हुए बोला। कम से कम बुरा महसूस नहीं हो रहा। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? डर क्यों लगेगा? तुम इंसान हो, हैवान तो नहीं, और इंसानों से डरना मैंने सीखा नहीं। कुछ ज्यादा ही हिम्मत वाले हो जो मेरे जैसे इंसान से भी खौफ नहीं खा रहे। देवराज चौहान मुस्कुरा कर रह गया। इसकी तलाशी ली? जी, मलिक सावधान स्वर में बोला। इसके पास कोई हथियार नहीं है। पैंट में फंसे कुछ औजार अवश्य निकले थे, जिन्हें तिजोरी के पास रख दिया है। मीर सिंह कुर्सी से उठा और तिजोरी के पास पहुंचा, जिसे पहियों के दम पर सरका कर अलमारी से निकाल कर खुले में कर रखा था। मीर सिंह ने औजारों पर निगाह मारी। तिजोरी नहीं खुली? मीर सिंह ने शांत स्वर में देवराज चौहान से पूछा। खोलने का मौका ही नहीं मिला। देवराज चौहान की पैनी निगाह अब मीर सिंह पर थी। मतलब कि मौका मिलता तो खोल लेते तिजोरी? मीर सिंह मुस्कुराया। शायद नहीं। तुम हरगिज तिजोरी नहीं खोल सकते थे। इसे खोलने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट तिजोरी तोड़ चाहिए। जबकि तुम योजनाबद्ध तरीके से डकैती तो कर सकते हो, लेकिन तिजोरी जैसी चीज को खोलने का हुनर तुम में नहीं है। देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। मैं कई बार तिजोरियां खोल चुका हूं मीर सिंह, मानता हूं, लेकिन उनमें से कोई भी तिजोरी ऐसी नहीं होगी। मीर सिंह की आवाज में विश्वास का भाव था। इस तिजोरी को मैंने खास तौर से अपने लिए बनवाया है। हो सकता है तुम्हारा कहना ठीक हो, लेकिन मेरा ख्याल था कि मैं इस तिजोरी को खोल सकता हूं, लेकिन खोलने के लिए मुझे मुनासिब वक्त ही नहीं मिल पाया। मीर सिंह मुस्कुराया, सिगरेट सुलगाकर कुर्सी पर जा बैठा। तुम्हारा मतलब कि अगर तुम्हें मौका मिले, वक्त मिले, तो तिजोरी खोल सकते हो? जवाब में देवराज चौहान सिर्फ मुस्कुराया। ठीक है, मीर सिंह कहर भरे स्वर में कह उठा। इस खेल को खत्म नहीं करते, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूँ। 24 घंटों में तुमने तिजोरी खोल ली तो मीर सिंह तुम्हें इज्जत के साथ बाहर तक छोड़कर आएगा, नहीं तो अंजाम से तो वाकिफ होंगे ही। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिला दिया। लेकिन इन 24 घंटों के दौरान तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश भी की तो तुम्हें फौरन शूट कर दिया जाएगा। देवराज चौहान ने पुनः सहमति में सिर हिलाया, फिर बोला, तुम्हें शुरू से ही मालूम था कि मैं कौन हूं? हाँ, चमन लाल ने सब कुछ बताया होगा। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। ऐसा ही समझ लो। मीर सिंह हंसा। चमन लाल मेरा वफादार कर्मचारी है। तुमने गलत बंदे को फंसाने की चेष्टा की। उसने सब कुछ मुझे बताया। नाम सुरेंद्र पाल बताया तो मैं तभी समझ गया कि जो चमन लाल से बात कर रहा है वह अपना नाम नकली बता रहा है, क्योंकि मीर सिंह की दहलीज में कदम रखने की हिम्मत
अंडरवर्ल्ड का कोई खतरनाक मगरमच्छ ही कर सकता है, और देवराज चौहान से ज्यादा खतरनाक मगरमच्छ भला कौन होगा। मेरे आदमी ने तुम्हारी तस्वीरें ली जब तुम चमनलाल से मिल रहे थे, और तस्वीर देखते ही मैंने तुम्हें पहचान लिया। देवराज चौहान के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभर आई। मैं चाहता तो शुरू में ही तुम्हें साइट लगा सकता था, लेकिन देवराज चौहान जैसी शख्सियत के साथ तो मौत का खेल खेलने का मजा ही कुछ और है। मीर सिंह विशेले स्वर में हंसा। तेरे को जीने का एक मौका और दिया देवराज चौहान। 24 घंटों में अगर तूने यह तिजोरी खोल दी तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। यह मीर सिंह का वादा है, वरना मौत तो तेरे खाते में जमा हो ही चुकी है। बोल, मंजूर? ठीक है। देवराज चौहान की आंखों में सर्द भाव नाचने लगे। अब एक बात तो बता, क्या जान हथेली पर रखकर तू शेर की मान में घुस आया? किस चीज के वास्ते? 1 रुपए के सिक्के की खातिर। देवराज चौहान के होठ भीज गए। सिर्फ 1 रुपए की खातिर? मुझसे मांग लेता, वह तो मैं ही तेरे को दे देता। मीर सिंह हंसा। मीर सिंह, मुझे वह 1 रुपए का सिक्का चाहिए जो इस तिजोरी में बंद है, जिस सिक्के को तुमने जय किशन के बेटे मनोहर से 1 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो तू भी जानता है सिक्के के बारे में सब कुछ? हंसा मीर सिंह। लेकिन यह नहीं जानता कि दोनों हालात में तेरी मौत होनी तय है। अगर सिक्का तेरे को मिल जाता तो बात जाति के आदमखोर लोग तेरी बोटी बोटी नोच कर रख देते। सिक्का नहीं मिला, मेरे फंदे में फंस गया तो तब भी मौत। फिर भी 24 घंटे के लिए तुझे मौका दिया, तिजोरी खोल लेता है तो जिंदगी बख्श दी जाएगी तेरी। देवराज चौहान के होठों पर सर्द मुस्कान उभरी। मीर सिंह, अगर जिंदगी लेना और देना तुम्हारे हाथ में होता तो अब तक आधी दुनिया खत्म हो चुकी होती। अब खेल ऊपर वाला खेलता है, हम तो इस वक्त देवराज चौहान के लिए ऊपर वाला मैं ही हूँ। मीर सिंह चावला क्रूरता भरे स्वर में कह उठा। वक्त की कीमत को समझ, बर्बाद मत कर उसे। तिजोरी खोलना शुरू कर दे। इस समय रात के 12 बजे हैं। कल रात के 12 बजे तक तेरे पास जीने के लिए सांसें हैं। उसके बाद मीर सिंह तेरी सारी सांसें निकाल लेगा। देवराज चौहान के होठों पर सर्द मुस्कान उभरी। मीर सिंह ने भीजे दांतों से अजित मलिक को देखा। 4 गनमैन हर वक्त इसे निशाने पर रखेंगे। जहां पर यह कोई चालाकी करे, फौरन भून दिया जाए। अगर यह शराफत से तिजोरी खोलने में लगा रहे तो इसकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाए। कहने के साथ ही मीर सिंह ने वहशी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। मौत को सामने पाकर कैसा लग रहा है देवराज चौहान? हो सकता है इस तरह पहले कभी तुम न फंसे हो। मत भूलो मीर सिंह, तुमने मुझे 24 घंटे दिए हैं। देवराज चौहान सर्द स्वर में कह उठा। बहुत अच्छी तरह याद है मुझे। मीर सिंह गुर्राया। तो फिर यह भी याद रखो कि 24 घंटे बहुत होते हैं, जबकि सिर्फ 24 सेकंड में ही पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। देवराज चौहान ने पूर्ववत लहजे में कहा। मीर सिंह वहशियाना ठाका लगा उठा। मैं जानता हूँ शेर खुद को पिंजरे में बंद पाकर दहाड़ रहा है, लेकिन इन दहाड़ों से पिंजरा नहीं टूटने वाला। मलिक, अब यह तुम्हारे हवाले है। यस सर। देवराज चौहान के होठों पर बर्फ की मानिंद ठंडी मुस्कान छाई रही। बिल्कुल शांत माहौल था कमरे का। सुबह के 4 बज रहे थे। देवराज चौहान अपने औजारों के साथ तिजोरी का चाबी वाला लॉक खोलने पर लगा हुआ था। उसके खुलने के बाद ही कॉम्बिनेशन वाला लॉक खोला जा सकता था, लेकिन देवराज चौहान जानता था कि कॉम्बिनेशन वाला लॉक खोलने के लिए नंबरों को मिलाने के लिए ढेर सारा वक्त चाहिए। आधे घंटे में भी हो सकता था और 3 दिन भी लग सकते थे। मीर सिंह के दिए 24 घंटे में वह तिजोरी के दोनों ताले नहीं खोल पाएगा। देवराज चौहान इस बात से भली भांति वाकिफ था। औजारों की आहट ही वहां गूंज रही थी। अजित मलिक दरवाजे के बीचों बीच कुर्सी लगाए बैठा था। देवराज चौहान और उसके बीच कम से कम 15 फीट का फासला था। 2 गनमैन 20 फीट दूर कमरे की दीवार से टेक लगाए खड़े थे। एक गनमैन इन दोनों के सामने वाली दीवार से सटकर खड़ा था। चारों सावधान, सिर से पांव तक सावधान। देवराज चौहान अगर एक पर झपटता तो दूसरी तरफ वाले ने उसे उड़ाकर रख देना था। यानी हालात ऐसे थे कि देवराज चौहान किसी भी गनमैन पर काबू पाने की स्थिति में नहीं था। मीर सिंह चावला दूसरे बेडरूम में जाकर सो गया था। देवराज चौहान तिजोरी का ताला खोलने में सफल नहीं हो सका था। बाहर भोर का उजाला फैलना शुरू हो गया था। देवराज चौहान ने औजार रखकर मलिक को देखा। मलिक किसी कुत्ते की भांति सतर्क हो गया। अब मैं नींद लेना चाहता हूँ, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। ले लो। अजित मलिक एक एक शब्द चबाकर कह उठा। रात के 12 बजे तक तुम टांगे पसार कर सो सकते हो, उसके बाद तुम्हें हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। देवराज चौहान खामोशी से मुस्कुराया। कहाँ लेटूं?
बेड पर या नीचे? मलिक दांत भींचकर बोला। तेरे बाप का बेड नहीं है। देवराज चौहान की आंखों में सुर्खी उछली, जिसे वह दबा गया। लेकिन जैसे नागिन अपने शिकार की तस्वीर आंखों में कैद कर लेती है, उसी तरह देवराज चौहान ने उसका चेहरा अपने मस्तिष्क में बिठा लिया था। बिना कुछ कहे वो तिजोरी के पास ही कालीन पर लेट गया। रात भर जागने के कारण आंखों में नींद भरी पड़ी थी, लेकिन सबसे जरूरी बात उसके दिमाग में यह घूम रही थी कि मीर सिंह चावला के जाल में से कैसे निकले। उसे आजाद करने की शर्त थी कि वह तिजोरी के दोनों लॉक खोल दे, जबकि वह खुद जानता था कि वह यह काम कर तो सकता है, लेकिन ज्यादा वक्त की जरूरत है। मीर सिंह उसके साथ मौत का खेल खेल रहा है और वह मीर सिंह के मौत के इस खेल को पूरा नहीं होने देना चाहता था। मीर सिंह के दिए वक्त में सिर्फ आज का दिन बाकी था। मीर सिंह के जाल में से कैसे निकलना है, इस बारे में देवराज चौहान कोई रास्ता नहीं निकाल पाया था। लेटे ही लेटे उसने करवट लेने के लिए आंखें खोली कि उसका जिस्म वहीं का वहीं ठहर गया। आंखें खुली की खुली रह गई। मीर सिंह के कहने पर उसने जो रिवॉल्वर फेंका था, वह मीर सिंह के डबल बेड के नीचे एक हाथ अंदर पड़ा नजर आ रहा था। मीर सिंह से चूक हो चुकी थी। उसके द्वारा फेंके गए रिवॉल्वर को उठाना भूल गया था वह। देवराज चौहान की आंख रिवॉल्वर पर टिक गई। देवराज चौहान के लिए उस रिवॉल्वर को हासिल करना जरूरी था। रिवॉल्वर कब्जे में आ गया तो अपनी जान बचाने की कोई सूरत निकल सकती थी, लेकिन रिवॉल्वर पाने की खातिर देवराज चौहान ने कोई जल्दबाजी नहीं की। वह आंखें बंद किए उसी तरह पड़ा रहा जैसे कि गहरी नींद में डूब गया हो। मलिक और गनमैन उसकी तरफ से पूरी तरह सावधान थे। अजित मलिक 15 मिनट बाद सतर्कता से गन थामे एक चक्कर उसके पास लगाकर आ गया था। देख लिया था उसने कि वह गहरी नींद में है। तुम तीनों इसकी तरफ से जरा भी लापरवाह मत होना, मलिक गनमैनों को सावधान रहने की ताकीद करता हुआ बोला। यह बहुत खतरनाक इंसान है। गनमैनों ने सहमति से सिर हिलाया। मैं अभी आता हूँ, कहने के साथ ही मलिक बाहर निकल गया। देवराज चौहान सब सुन रहा था। मलिक के जाने के 5 मिनट बाद ही देवराज चौहान ने ऐसे करवट ली जैसे कोई नींद में लेता है। उसका और डबल बेड का फासला 8 फीट था और एक करवट में 1.5 फीट का फासला उसने तय कर लिया था। अगले आधे घंटे में उसने ऐसी 3 करवटें ओढ़ ली और बेड के बेहद समीप पहुंच गया था। गनमैन यही समझ रहे थे कि वह नींद में करवट बदल रहा है। तभी अजीत मलिक ने भीतर प्रवेश किया। सब ठीक है? जी हाँ। मलिक ने एक निगाह देवराज चौहान पर मारी, फिर दरवाजे के बीच बिछा रखी कुर्सी पर बैठ गया और गन को गोद में रखते हुए सिगरेट निकालकर सुलगाई। 20 मिनट बीत गए। देवराज चौहान ने आखिरी करवट ओढ़ ली। इसके साथ ही उसका हाथ बेड के नीचे पड़ी रिवॉल्वर पर जा पड़ा। उंगलियों के रिवॉल्वर को छूते ही उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गई थी। देवराज चौहान को वीडियो कैमरों का भी ध्यान था कि हो सकता है टीवी स्क्रीन पर उसे वॉच किया जा रहा हो। वह पेट के बल लेट गया। कुछ देर बाद रिवॉल्वर सहित उसका हाथ बेड के नीचे से निकलकर पेट के नीचे दब गया और धीरे धीरे रिवॉल्वर अपने पैंट के भीतर फंसा ली। इस सारे काम से निपटकर उसने ढेर सारी राहत की सांस ली और उसके बाद धीरे धीरे निश्चिंत सा गहरी नींद में डूबता चला गया। 9 बजे देवराज चौहान की आंख खुली। नींद पूरी न होने की वजह से उसकी आंखों में सुर्खी व्याप्त थी। आंख खुलते ही उसने निगाह कमरे में मारी। चेहरे बदले हुए थे। नए गनमैन कमरे में सावधानी की मुद्रा में खड़े थे। एक तरफ कुर्सी पर शांत मुद्रा में मीर सिंह चावला बैठा था। दोनों की निगाहें मिली। मीर सिंह मुस्कुराया। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। शुभ प्रभात, मीर सिंह ने व्यंग से भरे तीखे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मुझे अफसोस है कि कल का प्रभात तुम नहीं देख पाओगे, मीर सिंह ने पूर्ववत लहजे में कहा। तुम्हें दो दो ताले खोलने और अभी तक एक भी नहीं खोल सके। खुल जाएंगे, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारे पास आज रात 12 बजे तक का वक्त है, मीर सिंह ने उसे याद दिलाने वाले अंदाज में कहा। मालूम है मुझे, देवराज चौहान शांत स्वर में बोला। तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? इस बात की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है स्वर में कहते हुए मीर सिंह ने बाथरूम के दरवाजे की तरफ इशारा किया। जाओ और कोई शरारत करने से पहले गनमैनों की तरफ देख लो। देवराज चौहान बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाथरूम में प्रवेश करके भीतर से सिटकनी लगा ली। बाथरूम क्या अच्छा खासा कमरा ही था, लेकिन दूसरी तरफ से निकलने का कोई रास्ता न था। देवराज चौहान के मस्तिष्क में वीडियो कैमरा घूम रहा था कि कहीं वह बाथरूम में कहीं फिट न हो, लेकिन कम चांस थे कि बाथरूम में वीडियो कैमरा फिट होता। फिर भी रिस्क लेना ठीक नहीं था। देवराज चौहान ने कमीज ऐसे उतारी कि पैंट में फंसी रिवॉल्वर
उतारी गई कमीज के भीतर ही छिपकर रह गई। साथ ही उसकी निगाह कहीं छिपे वीडियो कैमरे के लेंस को तलाश कर रही थी, जो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। देवराज चौहान नहा धोकर 15 मिनट में बाहर आ गया। रिवॉल्वर पैंट में फंसी हुई थी। चलते समय उसकी मौजूदगी का आभास हो रहा था। टेबल पर बहुत बढ़िया नाश्ता मौजूद था। यह तुम्हारे लिए है, मैं मेहमानबाजी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, मीर सिंह ने व्यंग भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान मुस्कुराया, आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठा और नाश्ता करने लगा। वैसे तुमने यह कैसे सोच लिया था कि मीर सिंह चावला जैसे इंसान के यहाँ घुसकर डकैती कर लोगे? मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। और इस बार तुम्हारी कोशिश का तुक्का तीर नहीं बन सका। मीर सिंह हंस पड़ा। यह तो ऊपर वाला ही जाने। तुम्हारे लिए इस समय मैं ही ऊपर वाला हूँ और मैं ही नीचे वाला हूँ, मीर सिंह ने कड़वे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर मीर सिंह को देखा। बहुत ज्यादा घमंड है अपने ऊपर? घमंड नहीं, ताकत कहो। तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूं मैं, और मेरी ताकत का अंदाजा भी होगा तुम्हें। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। नाश्ते से निपटकर तिजोरी खोलने में लग गया। कुर्सी पर बैठा मीर सिंह सख्त निगाहों से देवराज चौहान को देख रहा था। गनमैन सतर्क मुद्रा में खड़े थे। दोपहर 2 बजे तक देवराज चौहान ने तिजोरी का चाबी वाला लॉक खोल लिया। बहुत खूब, कामयाबी मुबारक हो देवराज चौहान, मीर सिंह ताली मार कर कह उठा। मुझे तो जरा भी उम्मीद नहीं थी कि तुम एक भी ताला खोल सकोगे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। चारों गनमैन सतर्क खड़े थे। अभी तुम्हारे पास 10 घंटे बाकी है। कोशिश करो, शायद कॉम्बिनेशन लॉक खोलने में भी कामयाबी मिल जाए। मैं चलता हूं, यह वक्त मेरे आराम का है। शाम को मिलते हैं, तब मैं तुम्हारे साथ 12 बजे तक रहूंगा। आखिरी शब्दों में जहरीलापन भरा हुआ था। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। मीर सिंह चावला कुर्सी से उठा और बाहर निकल गया। सिगरेट समाप्त करके देवराज चौहान कॉम्बिनेशन के नंबर मिलाने लगा। तिजोरी के ठीक बीचों बीच नंबरों वाली चक्री लगी थी। ऊपर एरो का निशान था। एरो यानी कि तीर। तिजोरी का जो कॉम्बिनेशन नंबर था, उसे हर बार एरो पर लाकर तिजोरी खोलने वाले हैंडल को दबाना था। जितने भी अंकों का नंबर था, उन अंकों को हर बार ठीक ढंग से एरो पर लाकर हैंडल दबाया जाए तो तिजोरी का बंद दरवाजा खुल जाएगा। बहुत कठिन काम था यह। बार बार चूक होना जरूरी थी। उसके बाद फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाना था। तभी अजीत मलिक ने भीतर प्रवेश किया। सुना है चाबी वाला लॉक खोल लिया है तुमने? मलिक ने कहर भरे स्वर में कहा। हाँ, देवराज चौहान मुस्कुराया। कॉम्बिनेशन मिलाने की कोशिश कर रहे हो अब? हाँ, कामयाब नहीं हो सकते, मलिक के स्वर में विश्वास का भाव था। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। तुम्हारे लिए खाना आ रहा है, भूख नहीं है? नहीं चाहिए खाना? नहीं। मलिक बाहर निकल गया और मिनट भर में ही वापस आ गया। देवराज चौहान तिजोरी के कॉम्बिनेशन नंबर मिलाने की कोशिश में व्यस्त हो गया। सिगरेट सुलगाए मलिक कुर्सी पर बैठा देवराज चौहान को देख रहा था। इस वक्त शाम के 7 बज रहे थे जब मीर सिंह ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान कॉम्बिनेशन नंबर मिलाने में व्यस्त था और नाकामयाबी के दौर से गुजर रहा था। लाख कोशिश करने पर भी सफल नहीं हो पा रहा था। देवराज चौहान को इस बात का एहसास था कि इतने कम वक्त में वह तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर शायद ठीक ढंग से सेट नहीं कर पाएगा। कहाँ तक पहुंचे देवराज चौहान? मीर सिंह ने व्यंग भरे स्वर में कहा। मीर सिंह के भीतर आते ही अजीत मलिक फौरन कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया था। देवराज चौहान ने मीर सिंह को देखा, मुस्कुराकर बोला, अभी तो वहीं का वहीं हूँ। मीर सिंह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। देवराज चौहान, इस तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर मिलाना असंभव बात है। तुम 5 साल भी लगे रहो तब भी नहीं खोल सकते, जबकि तुम्हारी जिंदगी के 5 घंटे ही बचे हैं। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। 5 घंटे बहुत होते हैं, मानना पड़ेगा, मीर सिंह हंसकर बोला। मौत को सामने देखकर भी घबरा नहीं रहे। मौत मेरे करीब होती तो शायद घबराता। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम्हारा मतलब कि सामने नहीं है? नहीं, 5 घंटे दूर है। मीर सिंह ठटाकर हंस पड़ा। जिंदा दिल इंसान हो। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा, उठा और अपना जिस्म सीधा करने वाले अंदाज में हाथ पांव हिलाने लगा। गनमैन उसकी हर हरकत के प्रति सतर्क थे। मीर सिंह व्यंग भरी निगाहों से उसे देख रहा था। क्यों वक्त खराब कर रहे हो देवराज चौहान? जो वक्त बचा है उसे इस्तेमाल करो। हो सकता है तुम्हारी किस्मत साथ दे जाए और शायद कॉम्बिनेशन नंबर मिल जाए। देवराज चौहान ने मीर सिंह को देखा, मुस्कुरा कर कश लिया। क्या हुआ?
मीर सिंह ने मुस्कुराकर पूछा। कॉम्बिनेशन नहीं खुलेगा, देवराज चौहान ने विश्वास भरे स्वर में कहा। तो मालूम हो गया तुम्हें? कॉम्बिनेशन नंबर मिलाने का कोई खास तरीका है। तिजोरी पर नंबरों के जो बटन नजर आ रहे हैं वह धोखा है। मीर सिंह के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। यह बात तुम किस आधार पर कह सकते हो? मीर सिंह, देवराज चौहान एक एक शब्द चबा कर क्या उठा। पिछले 5 घंटे में मैं एक नंबर भी ठीक तरह से नहीं मिला सका, जबकि इतनी देर में एक दो नंबर तो मिलने ही चाहिए थे। मीर सिंह चावला जोरों से हंस पड़ा। मान गए देवराज चौहान तुम्हें? हंसी रोकते हुए मीर सिंह बोला। तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी कि इतनी गहरी बात को तुमने आसानी से पकड़ लिया, जबकि कोई और होता तो कॉम्बिनेशन नंबर मिलाने पर ही लगा रहता। मजा आ रहा है तुमसे खेल खेल कर। देवराज चौहान कहर भरी निगाहों से उसे देखता रहा। तो अब बताओ कैसे खुलेगी तिजोरी? यह तुम बताओगे मीर सिंह। मैंने बताना होता तो तुम्हें कष्ट ही क्यों देता देवराज चौहान? मीर सिंह कड़वे स्वर में बोला। यह तो धोखेबाजी हो गई, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। वह कैसे? तुमने तिजोरी खोलने के लिए मुझे 24 घंटों का वक्त दिया, जबकि तिजोरी खोलने के लिए जो ताले सामने नजर आ रहे हैं वह धोखा है। इसका असली लॉक अभी तक मेरी नजर में नहीं आया। जब तक तुम असली लॉक के बारे में बताओगे नहीं तो मैं तिजोरी खोलूंगा कैसे? यही तो खेल की खूबसूरत कड़ी है। मीर सिंह हंस पड़ा। 24 घंटे में तुम्हें तिजोरी खोलनी थी। खोलना तुम्हारा काम है और 5 घंटों का वक्त तुम्हारे पास है। देवराज चौहान के चेहरे पर सर्द मुस्कान लिपट गई। बहुत अच्छा खेल खेल रहे हो मीर सिंह। चित भी अपनी, पट भी अपनी। सारे इक्के अपने हाथ में थाम लिए और मुझे कहते हो कि आओ देखते हैं कौन जीतता है। मीर सिंह ऐसे ही खेल खेलता है, वही खेल जिसमें जीत मेरी हो। मैं ना तो कभी हारता हूं और ना ही कभी हार पसंद करता हूं। यह मीर सिंह का स्टाइल है। स्टाइल, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। मीर सिंह हंसा। तुमने अभी देवराज चौहान का स्टाइल देखा नहीं, देवराज चौहान ने पूर्ववत लहजे में कहा। देखता, जरूर देखता, अगर तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मौका देती। लेकिन तुम्हारी सांसें तो आज रात 12 बजे खत्म हो जाएंगी। मीर सिंह तुम्हारी सांस को मुट्ठी में जकड़ कर तोड़ देगा। देवराज चौहान आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। मीर सिंह की आंखें सिकुड़ी। तिजोरी नहीं खोलनी क्या? जो काम मैं कर ही नहीं सकता उसमें वक्त बर्बाद करने की मेरी आदत नहीं है। मीर सिंह हंसा। तो जिंदगी का आखिरी वक्त आराम से बिता लेना चाहते हो, ऐसा ही समझ लो। देवराज चौहान ने सिगरेट निकाल कर सुलगाई। जिंदगी भर बहुत भागदौड़ कर ली, आखिरी चंद घंटे तो आराम से बिता लेने दो। मीर सिंह के चेहरे पर वहशी भाव उभरे। 2-4 बाकी के बचे घंटों में जिंदगी की कोई हसरत पूरी करना चाहते हो तो बता दो। मैं नहीं, मैं सिर्फ आराम करना चाहता हूँ। आखिर तुमने हार मान ही ली देवराज चौहान। मीर सिंह व्यंग से हंसा। बहुत सुना था कि देवराज चौहान कभी हार नहीं मानता, लेकिन मीर सिंह के सामने बच्चा है देवराज चौहान। देवराज चौहान ने सपाट चेहरे और सर्द निगाहों से मीर सिंह को देखा, फिर मुस्कुराया। विस्की लोगे? दुनिया की सबसे उम्दा विस्की पिलाऊंगा, चलेगी? मीर सिंह ने मलिक को इशारा किया तो मलिक बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया। एक बात तो बताओ देवराज चौहान। देवराज चौहान ने मीर सिंह चावला को देखा। इंसान को जब मालूम हो जाए कि वह मरने वाला है तो उस समय कैसा लगता है? मौत का एहसास कैसा होता है? मीर सिंह ने व्यंग भरे स्वर में पूछा। देवराज चौहान की आंखों में छाए सर्द भाव गहरे हो गए। अभी मेरे मरने में काफी वक्त बाकी है। मौत का एहसास होना तो शुरू हो चुका होगा। नहीं, अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मैं मरने जा रहा हूँ। देवराज चौहान के सपाट चेहरे पर भावहीन मुस्कान थी। जब मौत का एहसास होगा तो तब तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। जरूर बताना। मैं जानना चाहता हूँ कि मौत को सिर पर आई देखकर कैसा लगता है। मीर सिंह हंसा। देवराज चौहान ने बिना कुछ कहे कश लिया। तभी मलिक ने भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में विस्की की बोतल और ग्लास था। मेहमान की सेवा करो, मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, मीर सिंह ने तीखे स्वर में कहा। पीकर यह आने वाली मौत को भुला देना चाहता है। मलिक देवराज चौहान के पास पहुंचा और गिलास में विस्की को डालकर देवराज चौहान को गिलास थमाया। गिलास थाम कर देवराज चौहान ने घूंट भरा। कमरे में 4 गनमैन बिल्कुल सतर्क मुद्रा में खड़े थे। मीर सिंह देवराज चौहान से कम 15 फीट दूर बैठा था। मलिक बोतल को टेबल पर रखते हुए पीछे हट गया था। कैसी लगी विस्की? अच्छी है। देवराज चौहान ने सर्द मुस्कान के साथ उसे देखा। जी भर कर पियो। मौत देने से पहले मैं तुम्हें वह हर चीज दे देना चाहता हूँ जो तुम्हारी ख्वाहिश हो और इस वक्त मेरी पहुंच में हो। मीर सिंह चावला
जहरीले स्वर में कह उठा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतना बढ़िया मेहमान नवाज हो, देवराज चौहान ने कहा और घूंट भरने के बाद सिगरेट का कश लिया। मलिक, देवराज चौहान को देखते हुए मीर सिंह ने कटुता पूर्ण स्वर में कहा, मेहमान को काजू पेश करो। यस सर। मलिक फौरन बाहर निकल गया। मीर सिंह ने तीखी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। किसी और चीज की जरूरत हो तो वह भी बता दो। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर उसे देखा, कहा कुछ नहीं। कितना वक्त हुआ है? देवराज चौहान ने स्थिर लहजे में कहा। घड़ी। मीर सिंह विषैले स्वर में बोला। तुमने भी बांध रखी है? हाँ। देवराज चौहान उसे देखकर सरल अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला, लेकिन मेरी और तुम्हारी घड़ी में वक्त का फर्क होगा, जबकि यह तो तुम्हारी घड़ी तय करेगी कि 12 बज गए हैं। मीर सिंह कड़वे अंदाज में हंसा। ठीक कहते हो। कहने के साथ ही मीर सिंह ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी। 11 बज रहे, मतलब कि मेरी मौत को अभी 1 घंटा बाकी है। देवराज चौहान मुस्कुराया। हाँ, लेकिन हैरानी की बात है कि मौत का खौफ अभी तक तुम पर हावी नहीं हुआ। अभी 1 घंटा बाकी है, इसलिए। देवराज चौहान सपाट स्वर में कह उठा। जब 12 बजने में 10 मिनट रह जाएंगे तब शायद मौत का खौफ हावी हो। मीर सिंह ने घूर कर उसे देखा। लगता है 2 पैग तुम्हारे लिए नाकाफी रहे हैं, एक बड़ा पैग और ले लो। तब भी कुछ नहीं होगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। क्यों? मीर सिंह का चेहरा सख्त हो गया। क्योंकि मौत का नशा जब सिर पर सवार हो तो फिर और कोई नशा सिर पर सवार नहीं हो सकता। मीर सिंह कड़वे अंदाज में कह उठा। इसका मतलब मौत का भय तुम्हारे सिर पर चढ़ चुका है, ऐसा ही समझ लो। देवराज चौहान ने होठ सिकोड़ कर कहा। तुमने दिन में भी खाना नहीं खाया, अब भी नहीं। भूखे पेट मरना अच्छी बात नहीं। बाद में मुझे लगेगा कि मेरी मेहमान नवाजी में कसर रह गई। कुछ खा लो। मीर सिंह ने व्यंग से कहा। खिला दो। देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। मीर सिंह ने मलिक को इशारा किया। मलिक बाहर निकल गया। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए देवराज चौहान। किस बात के लिए? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत आसान मौत दूंगा। अगर तुम्हारे हाथ में 1 रुपए का सिक्का लग जाता और उसके ऊपर बने नक्शे के दम पर तुम बाज जाति का खजाना लेने पहुंच जाते तो वह आदमखोर बाज जाति तुम्हारे शरीर को नोच नोच कर खा जाती। बहुत बुरी तड़पती मौत मरते तुम। शुक्रिया। देवराज चौहान ने व्यंग से कहा। किस बात का? मुझे आसान मौत देने का। मीर सिंह ने घूर कर उसे देखा। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्यों? मौत तुम्हारे सिर पर नाच रही है और तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, जबकि तुम्हें अपनी जिंदगी की भीख मांगनी चाहिए। मीर सिंह ने दांत पींचकर सख्त स्वर में कहा। देवराज चौहान मुस्कुराया। जरूरी तो नहीं कि तुम जो सोचते हो वही हो। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान मौत के खौफ से कोसों दूर हो जाता है। मलिक को भीतर प्रवेश करते देखकर देवराज चौहान बोला। अब मुझे आराम से खा लेने दो, बीच में बोलना मत। अजीत मलिक उसके पास पहुंच चुका था। खाने का थाल लेकर टिपाई सरकाकर उसने देवराज चौहान के सामने रखी और उस पर खाने का थाल रख दिया। देवराज चौहान खाने में व्यस्त हो गया। मीर सिंह दांत पीछे देवराज चौहान को घूरे जा रहा था। अजित मलिक सतर्क खड़ा था। चारों गनमैनों की गनों का रुख देवराज चौहान की तरफ था। मौत की घड़ी धीमी धीमी टिक टिक करती हुई आगे बढ़ रही थी। 12 बजने में 10 मिनट रह गए हैं देवराज चौहान। मीर सिंह चावला कहर भरे स्वर में कह उठा। देवराज चौहान मुस्कुराया। मीर सिंह के जबड़ों में कसा हुआ गया। उसने मलिक की ओर देखा। इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मीर सिंह के होठों से गुर्राहट निकली। मुझे तो यही लगता है सर। मौत को सामने पाकर इसका दिमाग हिल गया है, मलिक बोला। मीर सिंह चावला दांत पीसते हुए कुर्सी छोड़कर उठा। निगाहें देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान पुनः मुस्कुराया। मैं मीर सिंह चावला दांत पीसकर कह उठा। देवराज चौहान को मारना चाहता था, किसी पागल को नहीं। खेल खत्म होने से पहले ही सामने वाला होश खो बैठे तो खेल का मजा नहीं रह जाता। सर, ठुकाई करूं इसकी? शायद होश में। ठोका साले को। मीर सिंह क्रोध में मुट्ठियां भींचते हुए घुर्राया। अजीत मलिक खूंखार अंदाज में आगे बढ़ा। देवराज चौहान अपनी जगह बैठा मुस्कुराता रहा। करीब पहुंचकर मलिक ने देवराज चौहान की कमीज का कॉलर पकड़कर उसे उठाया और जोरदार घुसा उसके गाल पर मारा। हल्की सी करा के साथ देवराज चौहान 2 कदम दूर जा गिरा। मलिक पुनः आगे बढ़ा और नीचे पड़े देवराज चौहान के कुल्हे पर जोरदार ठोकर मारी। पुनः हल्की सी करा के साथ देवराज चौहान 2-3 लुढ़कनियां खाता चला गया। मीर सिंह चावला उससे सिर्फ 4 कदम की दूरी पर खड़ा था। देवराज चौहान इंतजार कर रहा था कि मलिक पुनः आगे बढ़कर
उसे ठोकर मारेगा और मीर सिंह तक वह पहुंच जाएगा। परंतु मलिक के ठोकर मारने की नौबत ही नहीं आई। मीर सिंह दांत पीसता हुआ आगे बढ़ा और देवराज चौहान के सिर के बाल मुट्ठी में जकड़कर उसे खड़ा करते हुए गुर्राया। नाम याद है तुझे अपना? मीर सिंह भीचे दांतों से बोला। हाँ। बोल, नाम बोल। मीर सिंह खतरनाक स्वर में गुर्रा उठा। देवराज चौहान। होश में है ना तू? मीर सिंह हिंसक जानवर लग रहा था। हाँ, तुझे मालूम है 12 बज रहे हैं और तू मरने वाला है। 12 बज रहे हैं, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा, लेकिन मैं मरने वाला नहीं। साले! मीर सिंह ने पागल जानवर की तरह देवराज चौहान के चेहरे पर घूसा मारना चाहा। उसी पल बिजली की तेजी से देवराज चौहान के शरीर में हरकत हुई। हाथ में रिवॉल्वर चमकी। कोई कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता। रिवॉल्वर की नाल मीर सिंह के पेट में सट छिपी थी। मीर सिंह का शरीर बेजान सा खड़ा का खड़ा रह गया। आंखों में अविश्वास के भाव दिखाई देने लगे। फटी फटी आंखों से वह देवराज चौहान को देखे जा रहा था। अगर किसी ने किसी भी तरह की हरकत की तो मैं मीर सिंह को उड़ा दूंगा। देवराज चौहान का स्वर दरिंदगी से भरा था। अपनी गनें नीचे फेंको। अगले ही पल चारों गनमैनों ने गनें नीचे रख दी। तुम भी जेब से हथियार बाहर गिराओ। अजीत मलिक ने फौरन जेब से रिवॉल्वर निकालकर बेड पर फेंक दी। अपने आदमियों से कहो कि कोई गड़बड़ न करे। देवराज चौहान दांत भींचकर मीर सिंह से बोला। जो यह कहता है वही करो। मीर सिंह ने सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। देवराज चौहान और मीर सिंह की आंखें मिली। मीर सिंह, तुम्हारे खेल का स्टाइल तो मैंने देख लिया, अब जरा तुम मेरे खेल का स्टाइल देखो। देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। तुम मेरे रहनुमा बने हुए थे, मेरी सांसों को छीनने के लिए। किसी की सांस कोई बंद नहीं कर सकता जब तक भगवान ना चाहे। मीर सिंह ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। अजीत मलिक और चारों गनमैन अपनी अपनी जगह स्थिर खड़े थे। टाइम कितना हुआ है? देवराज चौहान दांत भींचकर खतरनाक स्वर में बोला। मीर सिंह सख्ते की हालत में खड़ा था। टाइम? देवराज चौहान गुर्राया। मीर सिंह ने अपनी बाईं बाह जरा सी ऊपर करके कलाई में बंदी घड़ी पर निगाह मारी। 12। मीर सिंह के होठों से निकला। 12 बजे का वक्त तुमने मेरी मौत के लिए मुकर्रर किया था मीर सिंह, और वक्त तुम्हारा आ गया है। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। बच सकते हो, जो मैं कहूं वह करके। क्या? मीर सिंह अपनी हालत पर काफी हद तक काबू पा चुका था। अपने गनमैन को कहो कि यह तिजोरी बाहर तक ले चले। तिजोरी के नीचे पहिए लगे हैं, धकेलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहो। देवराज चौहान भीचे स्वर में बोला। मीर सिंह चावला के पास देवराज चौहान की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इनकार का मतलब था सबसे पहले उसकी मौत। मलिक, मीर सिंह ने फंसे स्वर में कहा। यह जो कह रहा। मलिक नहीं, गनमैन, चारों में से एक। देवराज चौहान गुर्राया। मलिक इसी कमरे में रहेगा। मीर सिंह ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर एक गनमैन को इशारा किया। गनमैन सतर्कता भरी मुद्रा में तिजोरी की तरफ बढ़ा और करीब पहुंचकर तिजोरी पर दोनों हाथ रख कर उसे धकेलते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। घूमो। देवराज चौहान ने दांत भींचकर मीर सिंह से कहा। मीर सिंह जैसा इंसान बेबस होकर घुमा। रिवॉल्वर की नाल मीर सिंह की कमर से जा सटी। चलो। मीर सिंह आगे बढ़ा। देवराज चौहान रिवॉल्वर सटाए उसके पीछे। तिजोरी को धकेलने वाला गनमैन कमरे से बाहर निकल चुका था। देवराज चौहान और मीर सिंह भी कमरे से बाहर निकले। दरवाजा बाहर से बंद करो। देवराज चौहान ने गुर्रा कर गनमैन से कहा। तिजोरी को धकेलने वाला गनमैन ठिठका और पलटकर दरवाजा बंद करते हुए सिटकनी लगा दी। अपने गनमैन से कह दो कि तिजोरी को बाहर पोर्च तक लेकर आए। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल का दबाव मीर सिंह की कमर में बढ़ाते हुए कहा। और तुम भी कान खोलकर सुन लो मीर सिंह चावला, सामने कोई आता है तो उसे रास्ते से हटाना तुम्हारा काम है। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी तुम्हारी, मरोगे तुम। कम ऑन। देवराज चौहान ने कमर से रिवॉल्वर सटाए उसे आगे धक्का दिया। दोनों पुनः आगे बढ़े। तिजोरी धकेलने वाला गनमैन उनसे 2 कदम आगे था। देवराज चौहान मीर सिंह चावला को लिए महल नुमा बंगले के पोर्च में मौजूद कार के पास रुका। तिजोरी लिए गनमैन पहले ही वहां पहुंच चुका था। रास्ते में जो भी गनमैन मिला नजारा देखते ही साइड हो गया। मीर सिंह की आंखों का इशारा भी था कि पीछे हट जाओ, बीच में कोई दखल ना दे। हर गनमैन मुंह बाय यह नजारा देख रहा था। मीर सिंह, तिजोरी को कार की डिक्की में रखवाओ। तिजोरी
मीर सिंह ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। डिक्की में नहीं आएगी, आ जाएगी। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल का दबाव बढ़ाया। थोड़ी सी बाहर भी रही तो चलेगी, जो मैं कह रहा हूं वही होना चाहिए। डिक्की में रखो, मीर सिंह ने गनमैन से कहा। आसपास गनमैन फैले हुए थे, कोई कुछ करीब तो कोई दूर। अपनी अपनी गने फेंक दो, देवराज चौहान ने उच्च स्वर में चिल्लाकर कहा, वरना मीर सिंह को भून दूंगा। जल्दी, मुझे एक के भी हाथ में गन नजर ना आए। उसके बाद एक के बाद एक गने नीचे गिराई जाने लगी। फौज में पर्याप्त रोशनी थी। हर तरफ मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी निगाहें देवराज चौहान पर, मीर सिंह पर और उनके बीच फंसी रिवॉल्वर पर थी। जो हो रहा था ऐसा पहले किसी ने कभी नहीं देखा था, सोचा तक नहीं था। देवराज चौहान गनमैन को देखकर गुर्राया, तिजोरी डिक्की में, भारी है, अकेले मुझसे नहीं उठाई जा रही। गनमैन ने घबरा कर कहा, दूसरे को साथ लगा। दांत भींचकर देवराज चौहान बोला। किसी के कुछ कहने से पहले ही एक गनमैन आगे आ गया। दोनों गनमैनों ने तिजोरी उठाकर डिक्की में रखी, परंतु डिक्की पूरी तरह बंद न हो सकी। एक फिट खुली रही। अपने गनमैन को दौड़ाओ, देवराज चौहान मीर सिंह की कमर पर रिवॉल्वर का दबाव बढ़ाते हुए बोला। गेट पूरी तरह खुलवा दो और गेट पर खड़े गनमैन से कह दो कि वह बुत की तरह खड़े रहे। रिवॉल्वर के जोर पर खड़ा मीर सिंह दांत भींचकर विवश स्वर में पास मौजूद गनमैन से कह उठा, जो यह कह रहा है गेट पर जाकर वही करो। मीर सिंह के शब्द सुनते ही गनमैन गेट की तरफ दौड़ा। अब तू सुन मीर सिंह चावला, अंडरवर्ल्ड डॉन, आज तेरे ही घेरे में जो तेरे साथ हो रहा है वह ना तो कभी पहले हुआ होगा और ना ही भविष्य में होगा। यह देवराज चौहान का अपना स्टाइल है। मीर सिंह का स्टाइल तो सबने देखा होगा, आज देवराज चौहान का स्टाइल सब देख रहे हैं। चल कार में बैठ, अब कार तू ड्राइव करेगा और कराएगा यह रिवॉल्वर, मैं तेरी बगल में बैठता हूँ। मीर सिंह चावला ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर देवराज चौहान को देखा। देखता क्या है? सुनो, मीर सिंह ने सूखे स्वर में कहा, तुम्हें तिजोरी चाहिए थी, ले जाओ। मुझे साथ ले जाने की क्या? तेरे को साथ ले जाने की बहुत जरूरत है। देवराज चौहान कड़वे स्वर में बोला, मैं अकेला तिजोरी लेकर गया तो तू पीछे अपने गनमैन मेरे पीछे दौड़ा देगा, रास्ते में मेरे लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। बैठ कार में। मीर सिंह जानता था इस वक्त इनकार करना उसकी जान ले सकता है और वह जान गंवाने के हक में ना था। ना चाहते हुए भी वह आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। मात्र एक क्षण के लिए मीर सिंह की कमर से रिवॉल्वर की नाल हटी और भीतर बैठते ही देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल पुनः उसकी कमर से सटा दी। चल, देवराज चौहान गुर्राया। मीर सिंह ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। देखते ही देखते कार गेट से बाहर निकलती चली गई। कुछ आगे जाकर देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर पीछे देखना चाहा तो मीर सिंह सपाट स्वर में बोला, पीछे कोई नहीं आएगा। मैंने किसी को ऐसा कोई इशारा ही नहीं किया जो मेरे पीछे आ जाए, और मेरे इशारे के बिना कोई पीछे नहीं आ सकता। देवराज चौहान के हाथ में दबी रिवॉल्वर मीर सिंह की कमर से सटी थी। तुमने रिवॉल्वर कहां से ली, जबकि तलाशी में तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं था? यह वही रिवॉल्वर है जो तुमने मेरे हाथ से गिरवाई थी, लेकिन कमरे में आकर उसे उठाना भूल गए और बाद में मैंने इसे वापस अपने कपड़ों में छिपा लिया था। मीर सिंह चावला दांत पीसकर रह गया। आज के बाद एक बात का ध्यान रखना मीर सिंह चावला, कि शेर को पिंजरे में बंद करके बाहर से उंगलियां डालकर शेर को छेड़छाड़ करके उससे खेला नहीं जाता। यह नहीं बोलना चाहिए कि शेर पिंजरे में ही बंद सही, लेकिन वह शेर है, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। मीर सिंह कुछ नहीं बोला। आगे से बाएं मोड़ना। मोड़ आते ही मीर सिंह ने कार देवराज चौहान के कहने के मुताबिक मोड़ ली। देवराज चौहान, मीर सिंह अब तक अपने पर पूरी तरह काबू पा चुका था। तुम जो भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। मत भूलो मैं मीर सिंह चावला हूं और मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मीर सिंह, देवराज चौहान शब्दों को चबाकर बोला, तुम मेरी जान लेने जा रहे थे और मेरा इरादा तुम्हारी जान लेने का नहीं है, जबकि सांप को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए तुम्हें। फिर बाएं लो। मीर सिंह कार को बाएं मोड़ता बोला, तिजोरी में बहुत सामान है, तुम्हें सिक्का चाहिए ले लो। मैं नहीं, अब पूरी तिजोरी मेरी है। इसे मैं अपनी मेहनत से ऐसी जगह से लाया हूँ जहां तक कोई पहुंच भी नहीं सकता था, देवराज चौहान ने भीचे दांतों से कहा। मीर सिंह के चेहरे पर बेबसी के भाव नाच रहे थे। देवराज चौहान, हम दोस्त नहीं बन सकते क्या? नहीं, दुश्मनों के साथ दोस्ती करना मेरी फितरत में शामिल नहीं। दोस्ती ना सही, समझौता कर लो, कुछ नहीं हो सकता, देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। अपनी जुबान बंद रखो, मेरी उंगली ट्रिगर पर है।
दब वब गई तो तुम्हारी सांसें बाहर आ जाएंगी। मीर सिंह होठ भींच कर रह गया। कुछ देर बाद देवराज चौहान रिवॉल्वर का दबाव बढ़ाकर बोला, कार रोको। मीर सिंह ने सड़क किनारे कार रोक दी। उतरो, देवराज चौहान ने भींचे दांतों से कहा। मीर सिंह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। देवराज चौहान सरक कर ड्राइविंग सीट पर बैठा और दरवाजा बंद किया। अंधेरे में दोनों की आंखें मिली। मीर सिंह की आंखें किसी भेड़िए की तरह लाल हो रही थी। वैसे तो तुम बहुत समझदार हो, फिर भी एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर दुश्मन कब्जे में आ जाए तो उससे खेल मत खेलो, खत्म कर दो। खुद को सामने वाले से ज्यादा ताकतवर मत समझो। मीर सिंह के होठ सख्ती से भींच गए। एक बात मैं भी कहूं देवराज चौहान। कहो। सुनकर मुझे शूट तो नहीं करोगे? नहीं। मुंह की बात का जवाब मैं मुंह से ही दूंगा, देवराज चौहान ने चुभते स्वर में कहा। मेरा नाम मीर सिंह चावला है। मीर सिंह एक एक शब्द चबाकर दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। एक बार तो धोखे में मात खा गया, लेकिन दूसरी बार मेरी हार नहीं होगी। देवराज चौहान के होठों पर सख्त हंसी आ फंसी। यह मत समझना कि मामला खत्म हो गया। यह किस्सा तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म होगा। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं देवराज चौहान। मीर सिंह ने कभी हारना नहीं सीखा। मैं हमेशा जीतता ही आया हूँ। देवराज चौहान खतरनाक अंदाज में मुस्कुराया और कार आगे बढ़ा दी। पीछे से मीर सिंह चावला की वहशी गुर्राहट उसके कानों में पड़ी। तो दोस्तों, देखना यह है कि कहानी का अगला मोड़ क्या होता है। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। थैंक यू।